नमस्कार। पत्रकारिता, साहित्य और राजनीति के संगम। वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। अपनी चर्चा चालू करने के पहले थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय, हालांकि हरिवंश जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, मगर फिर भी मैं ये बताना उपयुक्त समझता हूँ कि आपका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले में 1956 में हुआ। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया, जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और उसके बाद जो है टाइम्स समूह के धर्मयुग, जो कि हिंदी की एक साप्ताहिक पत्रिका थी, उससे अपने करियर की शुरुआत की। तत्पश्चात आप एबीपी समूह के हिंदी पत्रिका रविवार से जुड़े रहे और उसके बाद में प्रभात खबर, एक पटना मंडल से हिंदी अखबार जो निकलता है, उसके वरिष्ठ संपादक रहे। इस यात्रा को करते करते 2014 में आप पहली दफ़ा राज्यसभा के सांसद बने और अभी वर्तमान में दूसरे टर्म में हैं। 2018 में आप का चयन हुआ उपसभापति राज्यसभा के तौर पे। इन सब के बीच में आपने कई पुस्तकें लिखी और संपादित की और इसी यात्राक्रम में कुछ प्रश्न मेरे जहन में उभर के आए और वो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर। तो मेरा पहला प्रश्न यही है सर कि आपने इकोनॉमिक्स जैसे ग्रेजुएशन की, मगर आपने चयन किया पत्रकारिता का। पत्रकारिता में आपने क्या संभावनाएं देखी या क्या आदर्श थे आपके, जिसके कारण ये आपने चयन किया? सबसे पहले मैं संसद टीवी के इस बेहतरीन आयोजन जो साहित्य कॉन्क्लेव है, संस्कृति और साहित्य पर जो फोकस्ड है, उसमें सभी जो यहाँ मौजूद हमारे दर्शक हैं उनका और आपका मोदी जी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। जब मैं अरसास में एमए कर रहा था, युवा था, और वह देश की राजनीति का ऐसा दौर था जिसके बारे में अगर मैं कहूँ तो वर्ड्सवर्थ की कविता एक बहुत बाद में हमने पढ़ी, ब्लिस वॉज द डॉन टू बी अलाइव, यानी फ्रांस की क्रांति में लिखा था कि उस दौर में होना, उसका साक्षी होना ही एक वरदान था कि उस रूप में हमें देखने का मौका मिल रहा था। वो जयप्रकाश जी के आंदोलन की शुरुआत के दिन थे, छात्र आंदोलन का, और मैं संयोग से जयप्रकाश जी के गांव का हूं और हमारे परिवार का पीढ़ियों का रिश्ता रहा वहां से। जयप्रकाश जी के व्यक्तित्व जीवन ने बचपन से बहुत प्रभावित किया और अर्थशास्त्र जब हम लोग पढ़ रहे थे तो जो मार्क्स की बात बराबर पढ़ते थे कि सारे इतिहास के मूल में संघर्ष के पीछे आर्थिक इशू होते हैं। और उन्हीं दिनों बिल्कुल हम छात्र थे और हम लोग जिस परिवेश से आए थे, हमें अंग्रेजी नहीं आती थी। हम तो स्कूल जो हमारे शुरुआत थी वो नीम के पेड़ के पास से हम लोग पढ़ के निकले, पर जयदेव सेठी की एक बड़ी चर्चित किताब आई थी, तो कोशिश करते थे विद्यार्थी के रूप में हम लोग जाने अपने समय को, इंडिया इन क्राइसिस। उन्होंने 72-73 में जब तत्कालीन सरकार में एक तरह से इंदिरा जी का बहुत बड़ा उनकी शोहरत थी और सत्ता पर पूर्ण आधिपत्य था, तब लिखा था कि क्या देश में संकट के बादल छा गए हैं और कैसे गंभीर दिन आने वाले हैं। और जयप्रकाश जी जो कभी जिन्हें दिनकर ने कहा था 42 में कि आने वाले समय में देश की अगुवाई करेंगे,
वो जयप्रकाश कैसे देश के नवनिर्माण में आंदोलन में लगे रहे। जब वो हालात को जो उन्होंने देखा और निराश हुए, उसके बाद उन्होंने जो छात्र आंदोलन आरंभ किया, उस छात्र आंदोलन से हम सबको लगा कि एक नई शुरुआत होने वाली है, हम नए द्वार पे खड़े हैं। तो उस दौर में सबसे प्रभावी माध्यम हमें लगा कि हम पत्रकारिता को आजमाएं, देखें, क्योंकि हम लोग जिस परिवेश और परिवार से, पृष्ठभूमि से आते थे, उसमें अपने बूते खड़े होकर ही समाज में क्या योगदान कर सकते हैं, पूर्णकालिक राजनीति कर सकने की स्थिति में नहीं थे। तो वो एक सामाजिक कंसर्न प्रेरित करके पत्रकारिता की ओर लाया। तो उपसभापति जी, इस व्यापक यात्रा में जो आपकी पत्रकारिता की रही, उसका कोई एक विशिष्ट संस्मरण या कोई बिंदु जो कि आपके दिमाग में अभी तक अंकित है, उसको अगर थोड़ा साझा करेंगे तो आनंद आएगा। पत्रकारिता डे टू डे चैलेंजेज है और उसके बारे में धारणा है कि वो इंस्टेंट हिस्ट्री है। तो हर रोज इतिहास जहाँ लिखा जाए, हर रोज जहाँ बड़ी घटनाएं, बिल्कुल जिसे अंग्रेजी में एक्साइट करना कहते हैं, वो करे, तो रोज़ का दिन ही ऐसा था जब जब राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक या सांस्कृतिक बड़े सवाल आते थे। पर जो कुछ क्षण याद है बहुत माइलस्टोन के रूप में, उन्हें मैं बहुत संक्षेप में आपको कहना चाहूँगा। पहली चीज़ कि विद्यार्थी थे हम जब जनता पार्टी को जीत मिली, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस दिन जनता पार्टी को जीत मिली, उस दिन मैं मुंबई में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ज्वाइन कर चुका था एज ए ट्रेनी जर्नलिस्ट, जो आप अच्छी तरह जानते हैं, जिससे आपका जुड़ाव रहा। उस रात जो बंबई में नरीमन पॉइंट के पास मंत्रालय है, वहाँ जो पूरी रात बोर्ड पर वो रिजल्ट दिखाते रहे, हम सब देश के नामी उद्योगपति, मैंने अलग से जे.आर.डी. टाटा को नहीं देखा था, लेकिन कोई नाम ले उस वक्त का, वो सारे लोग खड़े थे मैदान में देखने के लिए कि ऊपर में क्या आ रहा है। और जो रिजल्ट आ रहे थे अविश्वसनीय, किस तरह से सत्ता पलट गई, वो दृश्य हमेशा याद रहता है। उसी के साथ जब जनता पार्टी की सरकार गिरी, तो जो निराशा हमारी पीढ़ी के लोगों को लगा, वो इक्वली शॉकिंग था। उसी दौर में मैंने हमारे बड़े यशस्वी संपादक थे डॉक्टर धर्मवीर भारती, अपने समय के लिजेंड, और उनसे मैंने हम लोग बात करते थे, तो हमने कहा कि सर ये बदलाव हो रहा है, लगता है इतिहास में कि बदलाव का सपना इंसान देखता है, वो बदलाव सचमुच घटित नहीं होता, जो बाद के दिनों में फिर लगा कि ये शायद कठिन है। तो उन्होंने कहा कि इस पर अध्ययन करो। तो एक लंबा अध्ययन उन दिनों करने का मुझे मौका मिला और उस पर एक लंबी कवरेज स्टोरी धर्मियों के लिए लिखी। धर्मियों अपने समय की सबसे अधिक बिकने वाली पत्रिकाओं में थी, 6-7 लाख तक प्रति सप्ताह। क्रांतियां हुई, फिर क्या हुआ, यानी फ्रांस की क्रांति से लेकर के फ्रांस, रूस, चीन, वियतनाम, ये सब जब हमने पर एक पत्रकारों के बारे में कहा जाता है कि सब कुछ थोड़ा थोड़ा जाने, बहुत गहराई की विद्वता नहीं होती हमारी, न है, पर उसका मैसेज ये था कि हिंसा से जो भी क्रांति हुई, हिंसा के द्वारा जो भी फ्रांस की क्रांति में लोग आए, वो एक दूसरे को मारते ही रहे, खत्म होते। फिर गांधी का आगमन, गांधी जिन्होंने साम्राज्यवाद को खत्म किया, तब मुझे समझ में आया कि हमारे नायक, हमारी पीढ़ी के जो जयप्रकाश नारायण बने यूथ में, वो कैसे मार्क्सवाद से शुरू किया उन्होंने। 51 में पुणे में नैतिक आग्रह के आधार पर उन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण लेख लिखा था, जो देश में बड़ा डिबेट हुआ था। वो सत्ता को हमेशा दूर करते रहे। जो उन्होंने कविता लिखी जब आपातकाल में बंद थे चंडीगढ़ पीजीआई में, कि जिसे दुनिया कहती है सफलता, उसका आशय था कि प्रधानमंत्री बनना, राष्ट्रपति बनना, ये तो कब कितनी बार अवसर आया, ये सब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, कब मौका आया, पर उसे मैं निज प्रयास से दूर किया। मैं तो सामाजिक और व्यक्ति का परिवर्तन चाहता था। उन्होंने कहा नैतिक जो हमारे सवाल है, उसका उत्तर मार्क्सवाद नहीं देता। फिर उनमें जो परिवर्तन हुआ, तो वो लेख लिखा, मुझे तो बड़ा उससे एक वो समझने की फिर मदद मिली। फिर बड़े परिवर्तन देश में जब मुझे बाबा आमटे के साथ रहने का मौका मिला आनंद वन में, कैसे एक व्यक्ति बंजर पर एक स्वर्ग खड़ा कर देता है लेप्रोसी के बीच। फिर 77-78 जब इतिहास पढ़ते हैं, दूसरी दुनिया को देखते हैं, तब आज मुझे लगता है कि कैसे हमने या हमारे बड़े नेताओं ने, उनके प्रति मैं किसी शिकायत भाव से नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अपने समय के सभी वो बड़े दूरदर्शी और बड़े
विलक्षण लोग थे जिनकी बड़ी भूमिका रही है। 77-78 में जब दुनिया करवट ले रही थी तो कहीं हमारे यहाँ चूक हो गई। जो मुल्क हमसे कई चीज़ों में बहुत पीछे था, 80 तक लगभग जीएनपी वगैरह हमारा लगभग बराबर था, वो हमसे 5 गुना बड़ा हो गया। हम उसकी आहट तक नहीं पा सके। 14 के बाद वो चीज़ें बड़ी तेज़ी से उस दिशा में हो रहा है। तो भारत का इस रूप में आगे आना और भारत की पहचान बनना, क्योंकि 94 में पहली बार जब मैं विदेश गया तो भारत की पहचान थी सपेरों का देश, जादूगरों का देश, गरीब मुल्क, यही इसी तरह की चीज़ें हमारी पहचान होती थी। आज जब दुनिया के मंच पर जाते हैं जिसमें आप भी साथ होते हैं, तो भारत का जो फ़क्र से नाम जो लिया जाता है, तब मुझे लौट कर कई चीज़ें लगती है कि कभी ऑक्टेवियो पाज ने, जो मैक्सिको के थे, जो 62 में शायद यहाँ राजदूत थे, या प्रोफेसर गुनर मिडल, या प्रोफेसर सुमाकर जो जब जेपी वगैरह से भी काफ़ी उनका वो था, ये सारे लोग भारतीयता से, भारत के दर्शन से प्रभावित थे। आज जो भारत के बारे में ये बातें हो रही है तो हमारी पीढ़ी ने कब कब वो अवसर चुका कि हम भारत के बारे में कैसे गौरव से बात करें। तो ये सारे क्षण जब याद आते हैं तो लगता है कि हमने वो दौर सामाजिक परिवर्तन का, उत्थान का, सपनों का, उदासी का वो देखा, और फिर एक नया युग जो 14 के बाद कई चीज़ों में शुरुआत हुई वो भी देख रहे हैं। तो ये हर क्षण एग्जाइटिंग एक तरह से लगता है। उपसभापति जी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक महत्वपूर्ण मानक माना है संविधान के तहत, और मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में जो मीडिया की भूमिका है उसका आकलन आप कैसे करते हैं? इसी राज्यसभा टीवी कार्यक्रम में कभी मैंने मनोज जी के साथ बात करते उस पर विस्तार से बताया था। आज एक सेक्शन इस बात को कहने, बल्कि पुरजोर ढंग से रोज कहने में विश्वास रखता है कि मीडिया की स्वतंत्रता पर संकट है। मैंने उदाहरण के साथ कहा था कि जो मीडिया को स्वतंत्रता आज है, वो क्या इसके पहले थी? कभी मीडिया ने अपने गिरेबान में झांक कर देखा? देश का एक मशहूर अखबार अंग्रेजी का, मैंने उदाहरण के साथ बताया था, पूरी चीजें देकर कि आप आज भी उस कार्यक्रम में देख सकते हैं कि जो उन्होंने अपने फर्स्ट बैनर हेडलाइंस लगाए हमारे प्रेसिडेंट पर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों पर जिस तरह से एडजेक्टिव्स के साथ टिप्पणियां करते हुए, क्या आजाद भारत में 14 के बाद कभी किसी अखबार ने लगाया? ये मैंने उदाहरण के साथ बताया। और अनेक ऐसी चीजें सोशल मीडिया पर आप देखिए, बाकी जगहों पर देखिए, किस तरह से चीजें कही और लिखी जाती। उसके बाद भी आप आज़ादी की बात करते हैं तो मुझे गांधी याद आते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन शुरू किया। उसका जब हिंदी उन्होंने स्वरूप दिया तो भवानी दास सन्यासी एक उनके साथ युवा आए, जो जिनके पिता एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में बिहार से गए थे। गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में भी लिखा है इसके बारे में। तो उनको हिंदी सेक्शन का दायित्व सौंपा कि आप इस पर काम करें। पहले उन्होंने जनरल स्मर्ट्स के बारे में एक एडिटोरियल लिखने के लिए कहा, तो लिख कर लाए, रात भर वो जगह रहे। गांधी जी ने कहा था तो बहुत बढ़िया ढंग से वो तैयार करके लाया। गांधी जी ने पढ़ा तो कहा कि बहुत अच्छी भाषा है तुम्हारी, बहुत लच्छेदार है, बहुत सुंदर विशेषणों के साथ तुमने लिखा है, पर गलत नहीं समझना, इसको कूड़ेदान में डालने लायक है। तो वो हतप्रभ वो युवा थे, कहा कि जो बातें तुमने जनरल स्मर्ट्स के बारे में इसमें लिखी है, क्या तुम उनके सामने कह सकते हो? अगर कह सकते हो तो तुम्हारा मर्यादा और संस्कार से लेना देना नहीं कह सकते हो तो स्थिति स्पष्ट है। तीसरी चीज कि हमने उनकी नीतियों के खिलाफ लिखने के लिए कहा है, व्यक्ति के बारे में नहीं। गांधी जी के एडिटोरियल बड़े ही पावरफुल एडिटोरियल माने जाते थे, इतनी सिंपल भाषा। मैंने दूसरा प्रसंग पढ़ा, एक बिहार के अद्भुत क्रांतिकारी हुए पंडित रामनंदन मिश्र, जो जयप्रकाश जी जब हजारीबाग जेल से 5 लोग भागे थे उसमें एक ये भी थे, बाद में अध्यात्म में चले गए रामनंदन जी ने लिखा है कि गांधी जी हमें अपना 5वां पुत्र मानते थे।
तो उन्होंने एक बार इन्फ्लेशन पर एडिटोरियल उनको लिखना था। ये बात समझने के लिए उन्होंने कहा कि बंबई के 5-6 लोगों के पास भेजा, कहा कि इस पर्टिकुलर मजदूर आंदोलन के नेता से मिलना, इस उद्यमी से मिलना, इस अर्थशास्त्री से मिलना, इन सबसे मिलकर आओ, मुझे एक लेमैन के रूप में समझाओ कि क्या इश्यू है, तब मैं लिखना चाहता हूं। तो ये पत्रकारिता में होमवर्क की पहले अपेक्षा रही है, और हम लोग खुद जिस पीढ़ी से निकलकर आए उसमें यह मर्यादा थी। डॉक्टर धर्मवीर भारती के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। कोई चीज़ किसी के बारे में कहें तो उसका पक्ष ले ले। हमने खुद पत्रकारिता की, किसी के बारे में छापने में कभी झिझक नहीं हुई अगर हमारे पास प्रमाण है, उसका वर्षन है। और अगर कहीं चूक भी हो गई, जो संभव है, तो हमने बिल्कुल सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना व्यक्त करने में कोई कोशिश नहीं की। आज देखिए, सोशल मीडिया से लेकर किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी किसी के बारे में कुछ कह सकता है। अगर ये पत्रकारिता है, ये स्वच्छंदता इस ढंग की पत्रकारिता है, तो इसके खतरों के बारे में सोचना चाहिए। अभी मैं एक किताब लास्ट में 2019 में देख रहा था, जॉन स्टिग्लिट्ज़ की, नोबेल प्राइज़ विनर हैं, नैरेटिव इकोनॉमिस्ट। उन्होंने लिखा है दुनिया के बड़े आर्थिक घटनाओं का हवाला देते हुए कि आज किस तरह से फेक चीज़ों का बड़ा प्रचार करके आप देशों की इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। उनमें कई कंपनियों को तबाह कर सकते हैं, उसको उदाहरण दिए गए हैं। चूँकि समय नहीं है तो बहुत संक्षेप में कहता हूँ। कोविड के बाद इंडियन इकोनॉमी के बारे में क्या क्या चीज़ें पश्चिम की मीडिया में कही गई, आप जानते हैं। पश्चिम की मीडिया की दृष्टि शुरू से भारत के बारे में क्या रही है। उमेश उपाध्याय बड़े पत्रकार थे, असमय चले गए पिछले साल। उनकी किताब है बड़ी मशहूर, वेस्टर्न मीडिया नैरेटिव्स फ्रॉम गांधी टू मोदी, पढ़ने लायक, हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। क्या बैसनेस शुरू से भारत के बारे में रही है। तो ये जहाँ मानस हो, और उसमें जिस ढंग से कोविड में भारत के खिलाफ कुप्रचार चला, उसकी इकोनॉमी को डैमेज करने की बात तक कोशिश हुई, वो आप जाकर सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। वो एक मैडम है रवि, वो इकोनॉमिक एडवाइजरी में है, बड़े नॉन इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने इस पर अध्ययन करके बताया है। तो हम कभी गहराई से इन चीज़ों के बारे में, भारत के बारे में, हमारा सिस्टम क्या है, क्या चूक है, किस तरह से बेहतर और चीज़ें हो सकती हैं, जो हैं करने को, बहुत कुछ चीज़ें करने को हैं, उस पर गहराई से काम किए बगैर सिर्फ हम किसी के बारे में हमारी धारणा भिन्न है, हमारा विचार उनसे नहीं मिलता, इसलिए हम एडिटोरियल लिखने लगे अखबारों के फ्रंट पेज पर और हेडलाइंस में। ये युग मैंने पहली बार 14 के बाद देखा। इसके पहले अखबार निकला करते थे, हर एक पॉलिटिकल पार्टी के, सीपीएम का था, बीजेपी, जनसंघ का था, सीपीआई का था, कांग्रेस का खुद था। आप सारे अखबारों को देखिए, उनके मुखपत्र को, कोई मुखपत्र चलता नहीं था, क्योंकि लोग जानते थे, उनके समर्थक ही उनको पढ़ते हैं, क्योंकि उनके साथ क्रेडिबिलिटी का संकट था। लेकिन मुख्य अखबार होने का, मेन स्ट्रीम अखबार होने का आप एक तरह से दावा करते हैं और अपने विचार फर्स्ट हेडलाइन बनाते हैं, यानी जो संपादकीय लिखा जाना चाहिए आपका विचार, वो फर्स्ट पेज पर आप खबरों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। ये पहली बार दौर में देख रहा हूँ। ये लोगों को तय करना है, पाठकों को तय करना है कि क्या ये स्वतंत्रता है। इसी से जुड़ी एक बात और उभर के आती है कि पत्रकारिता में सत्य का साथ देना यही सिखाया गया है, या कन्वेंशनल जर्नलिज्म जो हम समझते हैं। बट आज के दौर में प्रैक्टिकलिटी या व्यवहारिकता, इन दोनों के बीच में भी कभी कभी बड़ा वो विरोधाभास देखने को मिलता है, या किसका साथ दिया जाए या कैसे संतुलन बिठाया जाए। तो सर, आपके अनुभव में इसका संतुलन कैसे बिठाया जाए? एक बड़ा फर्क आया है जब हमारी पीढ़ी बड़ी हो रही थी और आज के दौर में, जो हमें पहले मुझे लगता है कि स्पष्ट हम सबके मन में होना चाहिए। मेरे मन में ऐसा है, जरूरी नहीं कि सब सहमत हों, भारत में 90 तक विचारों, आइडियोलॉजी का दौर रहा, और पहले दुनिया में धारणा थी कि आइडियोलॉजी पॉलिटिक्स को बदलती है। अब फ्रांस की क्रांति से शुरू करें, जितने बड़े लेखक उन दिनों हैं जिन्होंने क्रांति को, चाहे रूस हो, चीन हो, फ्रांस हो, वियतनाम हो, बड़े बड़े लेखक हुए जिन्होंने क्रांतियों की आग और चिंगारी को किस तरह से अपनी भावनाओं से जोड़ा, वहाँ का जनमत बना।
तो ये सारी चीज़ें जिस रूप में सामने आती रहीं और पत्रकारिता बदलाव का माध्यम बनती रही हमारे देश में ही आज़ादी की लड़ाई में, आप देखें जितने बड़े लोग थे, महर्षि अरविंद, गांधी, उसके पहले लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, हमारे सबने अखबार निकाला, लाल बालपाल, सब, सुभाष बाबू स्वराज, सबने अपने विचारों को कन्वे करने के लिए, क्योंकि विचार ही प्रेरित करते थे। उस वक्त कितनी चीज़ें लिखी गई जो जिसको अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया। मुझे याद है बंगला में एक बड़ी मशहूर लेखक हुए थे मराठी मूल के, जिन्होंने देशेर कथा लिखी थी, जिसको प्रतिबंधित कर दिया अंग्रेज सरकार ने कि देश की कथा क्या है। उसी रूप में था जैसे दादा भाई नौरोजी ने वो ड्रेन थियोरी लिखी थी। तो ये वो दौर था, और ये आते आते एक तरह से जो विचारों का दौर था, समाजवाद, पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद, नक्सलवाद भी आया, सर्वोदयवाद भी आया, सब विचारों का दौर रहा। और पहले देखेंगे तो कांग्रेस से प्रभावित लोग आए, फिर सीपीआई सीपीएम से प्रभावित लोग आए, फिर जेपी आंदोलन से आए, फिर बाद में जनसंघ के लोग भी अपनी विचारधाराओं से प्रभावित होकर के पत्रकारिता में आ रहे हैं। तो विचारों का दौर था। लेकिन 90 के बाद दुनिया को, हालांकि दुनिया में हो गया था 40 के दशक से ही, 50 के दशक से ही टेक्नोलॉजी चीज़ों को चेंज करने लगी थी। ये मेरी निजी धारणा है। बहुत बाद में मैंने अभी हाल में एक ग्रेजुअल किताब पढ़ी, वो आपके अमेरिका के संदर्भ में लिखी गई, अमेरिका के 2 सोशल साइंटिस्ट ने, कि मनुष्य के जीवन के इतिहास में पिछले 300-400 वर्षों से विचारधाराओं की लड़ाई और ये टेक्नोलॉजी की लड़ाई साथ साथ पैरेलल चलती रही। पहले आया विचारों का दौर, जिसके बारे में हमारे बड़े वरिष्ठ पत्रकार हुए एक राजेंद्र माथुर, इतना लिरिकल और सुंदर एक जगह लिखा कि क्रांतियां जब हो रही थी तो इंसान को लगा कि बस ये दरवाजे पर हमारे बदलाव का स्वर आने लगा है, खटखटाहट आने लगी, बस हमने दरवाज़ा खोला, हम स्वर्ग में पहुंच गए, ऐसी नई स्थिति बनने वाली है क्रांतियों से। पर वो कभी हुआ नहीं। और उसी वक्त टेक्नोलॉजी, एक वो कहते हैं कि एक खरगोश की रफ्तार से ये विचारों का दौर दौड़ रहा था, और टेक्नोलॉजी जो फर्स्ट वेव यानी रेनेशा हुआ, फिर फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, सेकंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, अब तो एआई का दौर है। तो आज की तारीख में ये टेक्नोलॉजी दुनिया को बड़ी गहराई से बदल रहा है। इसलिए विचारों का वो दौर नहीं रहा। जिन विचारों के आधार पर पत्रकारिता होती रही, उसमें विचारों से प्रतिबद्ध लोग आते थे पत्रकारिता में। आज अन्य चीज़ें भी प्रभावित करती हैं पत्रकारिता में आने के लिए, और ये दौर अलग है। ये अब हम प्रभाव तो विचारों वाले दौर का चाहें, उन पत्रकारों का चाहें जिनमें चलपति राव थे, जो इमरजेंसी में मर गए एक चाय की दुकान पर, किसी ने पहचाना नहीं। तो आप चलपति राव का सम्मान चाहते हैं और जीवन चाहते हैं कि आपका 5 स्टार हो, नहीं हो सकता। ये इतिहास का संदेश है। ये पत्रकारिता में भी है कि आज बड़ी पूंजी पत्रकारिता को चलाती है, उनके अपने मकसद हैं। ये हमें समझना चाहिए, और ये पाठकों को इस सजग दौर में जानना चाहिए। इसी संदर्भ में मैं ये भी जिज्ञासा रखता हूँ कि आज जब पत्रकारिता इतनी व्यापक हो चुकी है, अब सिर्फ प्रिंट मीडिया ही नहीं, ओटीटी चैनल्स और न्यूज़ चैनल्स, तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी इतना मतलब व्यापक पेनिट्रेशन है जनमानस के दिमाग में, तो जो क्षेत्रीय पत्रकारिता है या जो राष्ट्रीय पत्रकारिता है, उसके बीच में कहीं विरोधाभास तो नज़र आता है। क्या वास्तव में यह विरोधाभास है या एक ही चीज़ है? मेरे विचार थोड़े भिन्न हैं मोदी जी। मैं अंग्रेजी पत्रकारिता को इस देश की व्यवस्था की पत्रकारिता मानता रहा हूं जब तक मैं पत्रकारिता में था। आज के बारे में मैं नहीं कह सकता। और क्षेत्रीय पत्रकारिता ही देश की परिवर्तन की धारा को रिप्रेजेंट करती रही है। और मुझे कहना चाहिए, हमारे देश के स्कॉलर्स के साथ ये मेरी शिकायत भी है कि आप दुनिया पर तो शोध करते हैं, दुनिया की बड़ी बातों को लाकर भारत में हमें उपदेश देते हैं और बताते हैं, पर रीजनल जर्नलिज्म का पावरफुल रोल पहली बार किसी ने बेहतर तरीके से लिखा और बताया दुनिया को, वो रॉबिन जेफरी थे। रिवोल्यूशन से रीजनल न्यूज़पेपर्स ऐसा करके गुजरात का, महाराष्ट्र का, मलयालम मनोरमा का, सारे देश के रीजनल न्यूज़पेपर्स, इनाडू का,
क्या उनका रोल रहा? हमारे देश की सामान्य जनता अपना ओपिनियन इन माध्यमों से बनाती है। तो इन माध्यमों की ताकत असल है जनता की ताकत। और जो अंग्रेजी दा कम 1-2% लोग हैं, जो डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, जो इस देश का शासन चलाते हैं, वो रूलिंग एलिट, अंग्रेजी की पत्रकारिता, जो अपने को नेशनल कहते हैं, उनका होने का दावा करता है। तो ये दोनों में बड़ा क्लियर आज भी मेरी दृष्टि से स्थिति है। उपसभापति जी, हर देश में जो साहित्य है वो वहाँ की सामाजिक आर्थिक इन परिस्थितियों से प्रेरित रहता है या उन्हीं को बयान करता है। उस संदर्भ में मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने में हमारे साहित्य का क्या योगदान रहा या क्या अपेक्षा है? तो साहित्य ने हमारे देश के लोकतंत्र और संस्कृति को तो मजबूत बनाया ही है, पर साहित्य की भूमिका अगर निजी तौर पे आप मुझसे पूछें तो शायद राजनीति से मैं ज़्यादा व्यापक मानता हूँ। साहित्य ही मनुष्य और इंसान के मन को बदलता है। शायद किसी बड़े साहित्यकार ने कहा था कि साहित्यकार जो हैं वो सोल के इंजीनियर्स होते हैं, हमारी आत्मा के। और शायद पीबी शैली ने 175 वर्ष पहले कहा कि पोएट्स, इसको आप साहित्यकार ही मान लें, क्योंकि इसमें पोएट्स, नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट, एसेइस्ट, सबको आप इसमें जोड़ दें, कि दे आर अनएक्नॉलेज लेजिस्लेचर ऑफ द सोसाइटी। यानी उनको समाज मान्यता नहीं देता, लेकिन समाज की रहनुमाई वो करते हैं। और समाज को बदलने में या क्रांतियों को संभव करने में, बदलावों को संभव करने में साहित्य ने जो भूमिका निभाई है वो अद्भुत है। और मैं आपको कहूँ, जैसे हम ही लोग, अगर हिंदी सोसाइटी को आप कहिए समझने के लिए, तो मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहूँगा। 60 और 70 के दशक को अगर मैं कहूँ 3-4 उपन्यास सिर्फ आप पढ़ लीजिए, जिसमें हमारे द ग्रेट फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल, श्रीलाल शुक्र राग दरबारी, राही मासूम राजा आधा गांव, शिव प्रसाद सिंह अलग अलग बैतरणी, गली आगे मुड़ती हुई स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर है। ऐसी अनेक अनेक ऐसी किताबें हैं। जैसे जेपी आंदोलन में धूमिल की कविता, अद्भुत प्रेरक, जिसमें वो सवाल था जो पार्लियामेंट में अक्सर आप सुनते हैं, कि जिसका आशय है कि एक आदमी देश में रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी वो खाता है, वो तीसरा आदमी कौन है? इस ढंग की वो कविता बड़ी तो कवियों, साहित्यकारों, नॉवलिस्ट, प्लेइस्ट का अब दुनिया के फलक पर जाएं तो रूस में आप देखें, चेखव से लेकर के लियो टॉलस्टॉय से लेकर चीन में भी देखें, हमारे यहाँ खुद रामायण महाभारत, हम सबको बचपन में जो संस्कार मिला वो साहित्य से मिला। और ये बात मैं ख़त्म करूँगा एक जवाब दे करके। 2004-5 के आसपास शायद इनरॉन कंपनी थी, आपको याद होगा, इस देश में भी उसका पदार्पण हुआ था। इनरॉन, अमेरिकन कॉम, ये सब बड़ी कंपनियां अचानक वर्स्ट कर गई, जिन पर बड़ा अध्ययन हुआ, जिस शायद किसी महिला पत्रकार ने अध्ययन किया था, उसको बाद में पुलित्जर अवार्ड मिला। ये मैं मेमोरी के आधार पे कह रहा हूँ। 4-5 में कहीं मैं विदेश जा रहा था, तो फाइनेंशियल टाइम्स था, लंदन का पढ़ रहा था, तो उसमें फाइंडिंग में था कि अध्ययन हुआ कि ये जो आपके इन कंपनियों में बड़े बड़े संस्थानों से, जिन्हें आप सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कहते हैं, उनसे पढ़ करके लोग आए थे, हार्वर्ड के, स्टैनफोर्ड के, ये लोग थे इन कंपनियों में। ये कंपनियां डूब कैसे गई? तो फाइंडिंग वाज दैट कि इन कंपनियों में बड़े प्रतिभाशाली जीनियस बच्चे थे, सब कुछ सीखा, इन्होंने वैल्यूज नहीं सीखा। तो उसमें बात थी कि भारत में गीता से लेकर अरविंद, गांधी या ऐसे जो पुराने लोग हैं, कलकत्ता IIM में एक बार मैं रिक्शा हुई पढ़ने चला गया, तो वहाँ एक सेंटर चलता था, मैनेजमेंट सेंटर फॉर ह्यूमन वैल्यूज। क्या उसमें लेक्चर उन्होंने आयोजित कराया। सारी प्रगति के बावजूद अगर वैल्यूज सोसाइटी के पास नहीं हो तो वैल्यूज वो हमेशा संकट बना रहेगा। सर, हमारे संविधान के अनुसार अपनी विधायिका, कार्यपालिका या न्यायपालिका, इनका अपना अलग एक दायरा है, बट साथ ही साथ में इनमें कभी थोड़ा सा एनक्रोचमेंट टाइप की स्थिति भी उत्पन्न होती है।
तो इसमें आप विधायिका की भूमिका कैसे देखते हैं? नहीं, हम जो भी चाहे विधायिका हों, कार्यपालिका हों, न्यायपालिका हों, हमारा मकसद अंततः संविधान के तहत इस देश को आगे ले जाना है। हम सबकी दृष्टि इस देश को आज जहां हम खड़े हैं आगे ले जाए। बल्कि एक बात मैं और जोड़ दूं, आज की दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और पिछले 2-3 दिनों में आपने जो देखा है, जो हालात है, आर्थिक ताकत बने बगैर आप भारतीयता, भारत की संस्कृति, भारत की निजता, भारत की स्वायत्तता को अगर बनाए रखना चाहते हैं भविष्य में, तो एक सवाल होगा खड़ा। इसलिए हम सबको ये अपना दायरा समझना चाहिए कि आज की हमारे लिए चुनौती क्या है। जो 50-60 वर्ष पहले अपने को बदलने से हम चूक गए, वो आज मौका है। और हम सबको संविधान के द्वारा जो अपना अपना दायित्व दिया गया है, मर्यादा के साथ उसका पालन करना चाहिए, ये मेरी अपेक्षा है। और कम से कम हम सब लोग ये कोशिश करते हैं। तो उसी संदर्भ में सर आगे बात उठती है कि राष्ट्रवाद की ये अवधारणा जो है आज के परिप्रेक्ष्य में मेरी समझ में बहुत महत्वपूर्ण है। आपके इसके ऊपर क्या विचार हैं? राज्यसभा के संदर्भ में, राज्यसभा इवन देश के लिए एक राष्ट्रवाद की जो भावना है, नहीं, पहली चीज़ तो यह हमें स्वीकार करना चाहिए खुले रूप से कि पिछले 30-40 वर्षों से हमारी संसदीय प्रणाली, विधायिका में कमजोरी साफ दिखाई देती है। और आज हम जिस तरह से पहले उम्दा बहसें और वैचारिक हस्तक्षेप लोगों का हुआ करता था, उसमें आज कमी आई है। जब भी बहुत अच्छी तरह बहस हो तो आज भी वो स्तर दिखाई देता है, पर वो बहस हो तब हंगामा, शोरगुल, वेल में आना, ये हमारी संसदीय प्रणाली का हिस्सा बनता जा रहा है, जो हम सबके लिए बहुत चिंताजनक होना चाहिए। हिरेन मुखर्जी जो 8 बार सांसद रहे, उनकी बड़े अच्छे मेमोयर्स भी हैं, पार्लियामेंट के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। उसके अलावा अनेक लोगों का बताऊं, जब 2/3 बहुमत वाली सरकारें होती थीं, तब भी सबका आचरण कितना गरिमापूर्ण इस देश में रहा। मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, चंद्रशेखर, पीलू मोदी, एरा सेजियन, ज्योतिर्मय बसु, एक क्रॉस द पार्टी लाइन किस तरह से बहसें उम्दा करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि आज़ादी की लड़ाई से जो लोग हमारे निकले थे, वो समझते थे कि श्रेष्ठ बहस का मंच कैसे हो सकता है। आप देखें, संविधान बनने में शायद 2 वर्ष 11 महीने कुछ लगे जी, और उसमें 6000 से कुछ अधिक अमेंडमेंट्स भी आए थे। लगभग 700-800 वर्षों बाद तो देश को एक आकार मिल रहा था। हजारों वर्ष बाद, एक मैं लेमैन शब्द में कहूँ तो हजारों वर्ष बाद ये देश एक रूप ले रहा था। अलग अलग संस्कृतियों का देश, अलग अलग भेष भाषा भूषा के लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के, किसी एक दल के लोग भी नहीं थे, पर सबने बैठकर वो संविधान दिया जिस पर हम सब फक्र करते हैं। पर उसमें एक बहिष्कार नहीं, एक किसी तरह का कोई वाद विवाद नहीं, और सब कुछ ध्वनिमत से हुआ। जबकि अनेक 6000 के आसपास, मैं स्मृति से कह रहा हूं, अमेंडमेंट्स आए थे। और राजेंद्र बाबू का जो भाषण है अंत में, वो देखने और समझने लायक है। तो उस चरित्र को अपनाए बिना, उस नैतिक ताकत को अपनाए बिना, लोकतंत्र का सत्व है, लोकतंत्र की तेज है नैतिकता। और हमारे यहाँ जैन धर्मों में एडी से 150 वर्ष पहले, बौद्ध धर्म में भी है, श्रेष्ठ वाद विवाद के पैमाने बताए गए थे। श्रेष्ठ वाद विवाद वो है जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बात एक दूसरे धैर्य से सुने और फिर श्रेष्ठ हल निकालें। हमने जब हम सब संसद में आए तो प्रायः ये सुना करते थे कि गवर्नमेंट का काम है प्रपोज करना, क्योंकि वो तो समयबद्ध इलेक्ट हुई है, उसका काम है अब लाना जो भी बिल या समाज के चेंज के लिए प्रस्ताव है, जो जनता से उसका वादा है। विपक्ष का काम है, अलग महसूस करता है तो बहस करके उसको बताना, पर अल्टीमेटली हाउस का काम है उसको डिस्पोज करना। पर हम हाउस ही न चलने दें, ये देश के लिए अत्यंत चिंताजनक बात है। और इससे हमारे यूथ्स पर किस किस्म का प्रभाव पड़ रहा है, हम विधायिका के रहनुमाओं को समझना चाहिए। हम जैसे हमें हमारे पहले की पीढ़ी ने एक बेहतर जीवंत लोकतंत्र दिया, ये हमारा दायित्व है कि हम आने वाली पीढ़ियों को वो लोकतंत्र दें
जो हजारों हजार वर्ष में आने वाले लोग फक्र करें कि भारत में ये लोकतंत्र कैसे कायम है। सर, जो कल्पना एक विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित भारत 2047, उसमें एक कड़ी जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के संबंधों को लेके। इस पे आपके कोई विचार? फरवरी में ही शायद 25 या 27 के आसपास, मुझे डेट याद नहीं है, मिस्टर कृष्णमूर्ति जो अभी वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, IMF के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, शायद भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार रखे, बहुत बढ़िया एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने कहा है कि राज्यों की भूमिका क्या। आज केंद्र सरकार का बजट होता है तो आप चैनलों पर तैयारी देखते हैं, 2 दिन पहले से शुरू हो जाता है, किस वक्त क्या कलर की साड़ी पहन करके हमारी वित्त मंत्री आएंगी, कैसे होगा, एक एक चीज पर जिस ढंग से बातचीत होती है। पर असल परिवर्तन की ताकत राज्यों के पास है, वो कृष्णमूर्ति ने लिखा है। उनकी किताब आई है इंडिया एट द रेट ऑफ 100, यानी 2047 तक कैसे विकसित बने। जो भी क्रिटिकल चीजें हैं, एरियाज हैं डेवलपमेंट के, वो तो राज्य सरकारों के हाथ में है। 5-6 उन्होंने गिनाया है, जिसमें कहा 5 तो राज्यों के हाथ में है। लॉ एंड ऑर्डर, लैंड, हेल्थ, एडुकेशन, अर्बन डेवलपमेंट और कई चीजें लिखी उसमें। आज आप देखें मोदी जी, किस तरह से राज्यों में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत कह रहे हैं किस्म की स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। आज अगर राजस्थान, जहां पर उसी पार्टी की सरकार है जो केंद्र में है, मध्य प्रदेश उसी पार्टी की सरकार है, पर दोनों ही सरकारें एक दूसरे के यहां से निवेश हमारे यहां अधिक है, इसलिए बेटर पॉलिसी बनाने में लगी हुई है। ये होड़ हमारे राज्यों में हो और राज्य अपना दायित्व समझे। फिर आगे वो कहते हैं उसमें कि हमारे मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग, हमारे CII, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये जितने सोशल फोरम्स हैं, कभी राज्यों के जो बजट पेश होते हैं उस पर इस तरह की बारीक जो केंद्र सरकार के साथ वो करते हैं क्या, जिनके हाथ में इंजन है ग्रोथ का, उन पर बहस करते हैं, सवाल उठाते हैं कि पिछले साल आपने कितने रोजगार के वायदे दिए थे, कितना मिला, पिछले साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में क्या चीज हुई, पिछले साल आपके यहाँ स्टार्टअप के लिए क्या नई चीजें शुरू हुई, पिछले साल आपके यहाँ सड़कें कितने बनी। इस तरह के बेसिक सवाल क्या आप कभी उठाते हैं? लास्ट में आपसे जोड़ना चाहूंगा, दुनिया को टेक्नोलॉजी आज बदल रही है। मैं देखा नवंबर में शायद इकोनॉमिस्ट, ये सारे वो पश्चिम की पत्रिकाएं हैं जो भारत के बारे में बहुत अच्छी दृष्टि नहीं रखती, पर पिछले 1-1.5 साल से मैं कई चीजें देखा उनमें कि दे आर फोर्स्ड टू एक्नॉलेज कि भारत कैसे बदल रहा है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिवोल्यूशन पर 3 या 4 पेज का लेख था इकोनॉमिस्ट में। ये कहते हो कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो रहा है जो भारत में हो रहा है। उसी में लेख था कि भारत में कैसे स्टार्टअप्स की क्रांति 2014 के बाद एक तरह से हुई है और कितने यूनिकॉर्न हैं, आने वाले समय में कैसे 5 करोड़ नए जॉब्स आ रहे हैं। ये सब कौन लोग कर रहे हैं? आने वाले समय 20 कम से कम बताया उन्होंने, महिलाओं की कंपनियां यूनिकॉर्न बन रही है, कैसे अपने एम्प्लॉयज को करोड़पति बना रहे हैं। स्पेस में, हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, एडुकेशन में, किस तरह से हमारे युवा आ करके स्टार्टअप्स में नई भूमिका में हैं। ये राज्यों के बीच प्रेरित होने की चीज है जिस पर हमें गौर करना चाहिए। और इस दृष्टि से कौन सा राज्य क्या कर रहा है, इसकी अकाउंटेबिलिटी भी सारे इस सोशल मीडिया से लेकर और बाकी के ज़माने में हमें उससे ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ का सबसे अधिक इंजन या ताकत राज्यों के हाथ में। इसी में महत्वपूर्ण है कि जो आज डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, प्रौद्योगिकी का ज़माना है, तो लोकतंत्र को और मजबूत करने में इसका क्या भूमिका रह सकती है आपके विचार से? बहुत बड़ी भूमिका है, पर हर चीज़ हर पहलू के, जैसा गांधी जी कहा करते थे, टेक्नोलॉजी मशीन नहीं हो सकता, यानी इंसान नहीं हो सकता। और जैसे एक डॉक्टर के हाथ में अगर मान लीजिए उस्तरा है तो उसका प्रयोग बीमारी को गंभीर ठीक करने में होता है, किसी और ऐसे व्यक्ति के हाथ में तो उसका दुरुपयोग भी होता है। टेक्नोलॉजी भी वही है।
टेक्नोलॉजी को से बच करके आप नहीं रह सकते, ये भारत को आज समझ लेना चाहिए। पहला, जब बाहर से तोप से हमले होने लगे तो हम तलवार और तीर धनुष से लड़ रहे थे। आपने देखा हम 800 वर्ष तक गुलाम हो गए। जब स्टीम का दौर आया, रेनेसा हुआ, ब्रिटेन ने दुनिया पर राज किया, हम उसमें भी चूक गए। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिसिटी मास प्रोडक्शन और बाकी चीज़ों का हुआ, उसमें भी हम चूक गए। चौथे में जब ये सिलिकॉन वैली और सारी चीज़ें आई, आपने देखा भारत में भी बेंगलोर में ये सारी चीज़ संभव हुई, हमारे नारायण मूर्ति जैसे लोगों का जो योगदान रहा, यानी हमारे युवाओं का जो योगदान रहा, वो सामने आया और दुनिया ने एक्नॉलेज किया कि भारत सॉफ्टवेयर में अब किस रूप में अपनी पहचान बना चुका। और तब वो मशहूर किताब आई थी बेंगलोर पर, नंदन लेने की किताब थी, और वो थॉमस फ्रीडमैन की द वर्ल्ड इज़ फ्लैट। ये परिवर्तन टेक्नोलॉजी का है। तो टेक्नोलॉजी को छोड़ करके हम नहीं रह सकते, लेकिन जैसा प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, भारतीय वैल्यूज और भारतीय संस्कार हमें जिंदा रखना ही पड़ेगा और ताकतवर बनाना पड़ेगा। एक बड़ी अच्छी चीज़ हुई है, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दे तो मैं 2 मिनट में कहकर अपनी बात इस पर ख़त्म करूँगा। मैं अभी महीने भर के अंदर 2 किताबें जो देख रहा था, उसमें एक बड़े मशहूर पश्चिमी इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल हैं, उनकी किताब आई है अभी। बुक है द गोल्डन रोड, हाउ एंशिएंट इंडिया ट्रांसफॉर्म्ड द वर्ल्ड। बुक के पहले फ्लेवर पर जो चीज़ें हैं उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ आपको, 2050 BC से 1200 AD तक इंडियन आर्ट, रिलीजन, टेक्नोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, म्यूजिक, डांस, लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड माइथोलॉजी blazed a trail across world, a golden road that stretched from रेड सी टू द पैसिफिक। ये भारत के बारे में पैरा लिखा हुआ है, 3 पैरा संक्षेप में आपको बता देता हूँ। लाइक एंशिएंट ग्रीस, एंशिएंट इंडिया केम अप विथ ए सेट ऑफ प्रोफाउंड आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस अबाउट व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ इट ऑपरेट्स, व्हाई वी आर हियर एंड हाउ वी शुड लिव आवर लाइव्स। Today, our half of the world's population lives in the areas where Indian religions and culture are or once were dominant. The Golden Road reveals how Indian ideas transformed the world, crossing political borders to influence everything from the statues of Indian aesthetics in Romanist seaports to Buddhism in China and the observatories of Baghdad to crucial mathematical concepts such as zero and even the very numbers we use to this day. और ये अभी एक और महत्वपूर्ण किताब थी, मैंने ये देखी, रॉबर्ट उमेश उपाध्याय की किताब का नाम बताया, एक वेस्ट व्हाट द वेस्ट शुड लर्न फ्रॉम इंडियाज, वॉल्टर जे लिंडर, इनसाइट्स फ्रॉम ए जर्मन डिप्लोमेट। ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आपको कि आज भारत के पुराने मूल्यों की, उपनिषदों की, हमारे जो वे ऑफ लिविंग है, इनका क्या महत्व रहा है। जब 14 के बाद जो परिवर्तन हुए तो पश्चिम कह रहा है, तब भारत में हम एक्नॉलेज कर रहे हैं। आज का एक अध्ययन मैंने देखा किस तरह से इस देश में ब्रिटिश रिसर्च है, IIFL का इंस्टीट्यूट फॉर द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेश इन लाइफ, कैसे पर्यावरण हमारे यहाँ हमारे जीवन का हिस्सा है और इसे दूसरों को सीखना चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो भारतीयता की श्रेष्ठ चीज़ें हैं और जो इस तकनीकी दौर में दुनिया को रास्ता बताने का काम कर सकती हैं, हमें उन्हें बचा कर रखना चाहिए। गांधी जिसको कहा करते थे, मौजूदा प्रधानमंत्री भी कहते हैं, उन सत्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, अभी हाल में आपकी 10 किताबें प्रकाशित हुई हैं जो आपके 4 दशक के पत्रकारिता के आलेखों का एक संकलन है और बहुत ही बहुआयामी हैं। ट्रैवलॉग भी है, राजनीति से भी जुड़े हैं, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी है, विज्ञान की बातें भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं। पर इन सब में एक व्यक्तिगत प्रश्न कि आपको विषय के तौर पे कौन सा विषय सबसे प्रिय लगता है? मैं रात में सोते हुए अध्यात्म पढ़ता हूँ, ट्रैवलॉग पढ़ता हूँ। दिन में जो भी सामाजिक राजनीतिक बदलाव के प्रयास दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो मैं पढ़ता हूँ। तो एक व्यक्ति को जिसको अपनी सारी संतानें प्रिय हो, ये कहना कि मैं यही ज़्यादा पढ़ता हूँ, ये कम, ऐसा मैं अन्याय करूँगा।
मैं पत्रकार हूँ मूलतः, मैं लेखक नहीं हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं है। अपने समय के बदलाव को रेखांकित करने की हमने समय समय पर उससे कोशिश की। और जब मैंने पढ़ा, जैसे मैं 2-3 चीज़ें आपको बताऊं कि कोविड के दौरान ही हमारे यहाँ जिस ढंग से सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव हो रहे थे, उस पर मैं पढ़ता था तो कितना फ़ख्र मुझे महसूस होता था। पर मैं भारत में देखता था कि हमारे जो इलिट अपने को मानते हैं लोग, उनके लेखन में ये चीज़ें क्यों नहीं आती। जैसे मैं बड़े सिंगापुर के जो डिप्लोमेट हैं, जियोपॉलिटिकल कंसल्टेंट दुनिया में, और यूएन में सिंगापुर के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रहे, और दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट माइंड्स जिन्हें आप कहते हैं, रिसर्चर भी, लेखक भी, डिप्लोमेट भी, उनकी कई किताबें हमने पढ़ी। किशोर महबूबानी, उन्होंने फरीद जकरिया से बातचीत में 5 फरवरी 2023 को कहा, किशोर महबूबानी रिसेंटली सेड दैट ही डज नॉट नो हाउ मोदी डिड इट, बट ही हैड वोकन अप ए स्लीपिंग जायंट. He said that India is now at its most promising moment in history and that nobody can argue that India is an economic powerhouse बनेगा. आगे फिर वो कहते हैं, ब्रिटिश अरसासी इतिहासकार जो हैं एंगस मेडिसन का उदाहरण देते हैं कि पहली शताब्दी से 1820 तक दुनिया की सबसे बड़ी 2 अर्थव्यवस्थाएं रही हैं, पहला चीन, दूसरा भारत. अंग्रेज तब दुनिया की जीएनपी में आए तो भारत का हिस्सा 23% था, भारत छोड़ा तो महज 3%. आगे उन्होंने और बहुत सारी चीज़ें की हैं. तो कहा है कि भारत अगर अपने बूते, अपने मूल्यों के साथ विकास करता रहा आगे इसी तरह से, तो भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा. उन्होंने कई जगहों पर इसमें लिखा है, चाइनीज़ पब्लिकेशन में भी लिखा, कई जगहों पर लिखा, अपनी किताबों में भी स्पष्ट किया. जब ये चीज़ें पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम आज़ादी के अमृत काल में हैं. अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 वर्ष आज़ादी का हम लोगों ने मंगाया 15 अगस्त 2022 को. उसके बाद अमृत काल है. यह देश बड़ा बन सके, बड़ी ताकत बन सके, इसमें लोगों का मानसिक उत्थान या मोटिवेट करने का काम भी अपने समय के लोगों का है. यह हमें एक्नॉलेज करना चाहिए. और भी जैसे कोविड के बारे में 2 चीज़ें कहकर मैं अपनी बात खत्म करूँगा. कोविड के दौरान जब दुनिया और वेस्टर्न मीडिया, जो उमेश उपाध्याय किताब में है, कैसे लिख रहा था कि भारत सबसे अधिक गहराई से प्रभावित होगा, सबसे अधिक लोग मरेंगे, क्या फोरकास्ट हो रहे थे, वो आप उस किताब में पढ़ सकते हैं, हेडलाइन के साथ है. पर भारत ने कैसे अपने पुरुषार्थ, संकल्प और क्षमता से नया इतिहास लिखा. डॉक्टर जितेंद्र शर्मा डॉक्टर हैं, उन्होंने मेड इन लॉकडाउन 2022 में किताब लिखी. वो खुद आंध्र प्रदेश मेडिकल टेक्नोलॉजी जोन के संस्थापक CUMD हैं. 2020 में जब मौत धरती पर दुनिया के दस्तक दे रही थी, तब कैसे अनुमान था कि हमारे यहाँ तब कुछ नहीं बनता था. अनुमान ये लगा अचानक रात में कि 50,000 वेंटिलेटर, 10 लाख RT-PCR किट, 50 लाख PPE किट और N95 मास्क की रोजाना जरूरत है 50,000. दुनिया के बड़े मुल्कों ने वेंटिलेटर समेत सभी चीज़ें आयात की प्रतिबंधित सूची में डाल दिया. ये अपने पैर पे खड़ा हुई है. तरुण पिथोड़े IAS कलेक्टर थे आपके भोपाल में. उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों के IAS अधिकारियों से, बाकी लोगों से किताबें, कैसे लोगों ने पुरुषार्थ से काम किया. प्रियम गांधी मोदी किताब है, नेशन टू प्रोटेक्ट लीडिंग इंडिया थ्रू कोविड क्राइसिस. कैसे भारत ने उस संकट में पुरुषार्थ और संकल्प से नया इतिहास लिखा, और कैसे दुनिया की बड़ी दवा कंपनियां दुनिया के अन्य मुल्कों को इंडेमिनिटी बॉन्ड भरवाकर उनकी सॉवरेनिटी की गारंटी ले रही थी. भारत के साथ भी था, भारत ने इजाज़त नहीं दी, पर 100 से अधिक देशों ने किस तरह से उनको ये इंडेमिनिटी दी, और भारत ने खुद का टीका बनाया. ये सारे फक्र के विषय हैं. और ये भारत का पुरुषार्थ संकल्प है कि सारे लोग अगर लगे तो कैसे भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है. आप छोड़ दें धार्मिक पक्ष को, 64 करोड़ 2 अमेरिका जहां स्नान कर ले, तो हमारे सिस्टम में क्या सामर्थ्य है, ये हमें समझना चाहिए. निर्माण का काम, चीज़ों को बनाने का काम, पुरुषार्थ का काम सबसे कठिन होता है, सबसे आसान है आलोचना. ये गांधी भी कहा करते थे, और गांधी ने अपने कर्म से उदाहरण दिया. गांधी ने 3 ही बड़े आंदोलन किए. मोदी जी, अंतिम बात, 1919 से 21, 1929 से 30-31 तक, और 42 का, 40 से 42 जो भी कहें. इसके पहले 10-10 वर्षों तक जंगलों में, पहाड़ों में जिस तरह जा करके उन्होंने जन जागरण किया, वो अद्भुत है. तो सृजन का काम, निर्माण का काम, इसकी पगडंडी
बैठ करके चौक चौराहों पर बस किसी के बारे में कुछ कह देने के रास्ते से नहीं जाती, वो रात भर दिन भर काम करने से जाती है, और यही देश को करना चाहिए। शायद यही विषय रहा होगा आपके पुस्तक भविष्य का भारत, उसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? उसमें एक लंबा चैप्टर हमने लिखा, ये लिखना शुरू किया था लगभग 12-13 में, जब फ्रेजाइल 5 में, फ्रेजाइल 11 या 5, क्या हम लोग किस स्थिति में थे, 5 में थे। वहाँ से लेकर के जब पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे सैनिकों के वो गला काट कर ले जाते थे, और किस तरह से घटना उस वक्त होती जब हमारे देश के प्रधानमंत्री अमेरिका में वहाँ के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, तब ये घटना होती थी। ऐसी अनेक चीज़ें मेरे कंसर्न की थी। आज जब एक नया मुकाम शुरू हुआ तो हमें लगता है कि उम्मीद है, पर ये यात्रा लंबी है। जैसा मैंने कहा, निर्माण का काम ये श्रम, साधना और संकल्प से चलता है। जैसा पड़ोस का एक मुल्क, 2 चीज़ें कही थी, समय हो तो मैं 2 चीज़ बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। जैसा मैंने कहा, 80 तक हम बराबर थे। हमारे देश के हर यंग से लेकर हर व्यक्ति के अंदर सवाल गूंजना चाहिए, हम क्यों पिछड़ गए? क्यों 14 के बाद वो सारे प्रयास हमने शुरू किए जो हमारे यहाँ 40-50 वर्षों पहले शुरू होना चाहिए? चीन को जिस व्यक्ति ने बदला वो देंग सियाओपिंग थे। देंग सियाओपिंग ने उस वक्त 2 नारा दिए जो अब तक याद है, बहुत सारी बातें कही। पहला कहा, इट मैटर्स हार्डली वेदर कैट इज ब्लैक और वाइट टिल इट कैचेज माइस। और दूसरा कहा कि चुपचाप दुनिया को आहट लगने बगैर अपनी इस तरह प्रगति करो कि जब दुनिया के मंच पर तुम आ जाओ तब दुनिया को पता चले। इसको कैसे आप देखते हैं? अभी जैसे अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हुआ तो एक दिन बड़ी खबर आई कि शायद 500 ट्रिलियन या शायद बिलियन, 500 बिलियन डॉलर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, नए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने वहाँ की टेक्नोलॉजी कंपनियों को दिया कि आप टेक्नोलॉजी में बहुत आगे ले जाइए। उस देश जहाँ पर ये देंग सियाओपिंग ने कहा, उसने कुछ नहीं किया, डीप सीक एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो लॉन्च कर दिया, और एनवीडिया उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो अखबारों में खबर 43 लाख करोड़ नीचे चला गया। ये टेक्नोलॉजी से लेकर बदलाव की वो ताकत। गांधी कहा करते थे कि आपका काम बोले, जो बात वहाँ के राजनेता ने कही कि चुपचाप अपना काम करो कि दुनिया को पता चले कि आप अराइव कर गए हैं सीन पर। हम 14 के बाद ये चीज़ें बड़ी तेज़ी से कर रहे हैं, लेकिन हम 40-50 साल पीछे हो चुके हैं। इस दौड़ को दिन रात, जैसे कहते हैं नारायण मूर्ति ना, 70 घंटे 80 घंटे काम करना ही पड़ेगा, नहीं करे तो हम सपना छोड़ दें वो आने वाली पीढ़ियों को। विश्वेश्वरैया जिन्हें हम आधुनिक वो कहते हैं अपने शिल्पकार, भारत में वो कहा जाता है ना कि जी इंजीनियरिंग, हाँ, आधुनिक इंजीनियरिंग नहीं, हमारे यहाँ वो एक देवता हैं इसके, विश्वकर्मा जी। तो भारत के विश्वकर्मा के रूप में उनकी 100 वर्ष की उम्र हो गई। तो पंडित जी गए, जब प्रधानमंत्री थे, उनके गांव में सेलिब्रेशन हुआ, तो उनसे पूछा गया कि भाई अंतिम संदेश आपका क्या है? 3 ही शब्द थे, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। वही नारायण मूर्ति कह रहे हैं, उन्होंने खुद करके जीवन में दिखाया है। और मुझे आश्चर्य होता है कि हमारे देश के युवा उस पर सवाल पैदा करते हैं। भोग और विलासिता में रहने वाली पीढ़ी कभी इतिहास नहीं बनाती, ये हमारे युवकों को याद रखना चाहिए। और जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी, विवेकानंद ने जो सपना देखा तब वो युवा थे। ये जयप्रकाश जी अक्सर कहा करते थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, खुद गांधी, इन सब लोगों में जब परिवर्तन का सपना आया तो सब युवा थे, उन्होंने अपना जीवन दे दिया। मौजूदा प्रधानमंत्री जी कहते हैं एक बड़ी अच्छी बात कि उस पीढ़ी ने अपना जीवन दे दिया, इसलिए हम लोग आज इस आज़ादी में बैठे हैं। हमारा भी फर्ज है कि देश को हम उनके सपनों के अनुसार एक आर्थिक ताकत बड़ी बना सकें, अपने मूल्यों, अपने संस्कारों के आधार पर, कि हम दुनिया के लिए एक नई रोशनी बन सके। यही तो सपना है भारत का, यही विवेकानंद ने कहा था। उसके माध्यम हम बने, यही हमारी कोशिश, यही हमारे लेखन का विषय भी हमेशा रहा। सिर्फ अंत में एक छोटा सा प्रश्न और कि जो आपने वैल्यू बेस्ड लिविंग और अप्रोच की बात कही, और आज की युवा पीढ़ी शायद उससे काफ़ी दूर है या ऐसा प्रतीत होता है, उनके लिए कोई संदेश? इस 2 चीज़ें कहूँगा मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ विरले पढ़े लिखे होते थे।
पर उस गांव में मैंने सेंस देखा जब बच्चा था कि अगर कोई सरकारी राहत की सामग्री आती है तो गरीब आदमी भी कहता था कि पहले मुझसे ज़्यादा गरीब है उसको दे दो तब मुझे देना। वो विवेक बना रहना चाहिए। आज मेरा वो गांव बदल चुका है। जो 6 महीने हम पानी में रहा करते थे, समृद्धि आ गई है, सड़कें हैं, बिजली है। जो हम लोगों ने बिजली, सड़क और ये सब चीज़ें, 100 रुपये का नोट ये शायद क्लास 10 वगैरह में जाने के बाद 15 वर्ष के 13 वर्ष की उम्र में देखा होगा। पर तब ये सेंस था। तब कामराज जैसे लोग, कामराज पढ़े लिखे नहीं थे, तब हमारे बैंकिंग और ब्यूरोक्रेसी भी कैसे लोग होते थे, एक से एक ब्यूरोक्रेट थे, पत्रकार भी एक से एक थे। एक व्यक्ति की बात सुनाकर मैं खत्म करूंगा। स्टेट बैंक के चेयरमैन हुए आर.के. तलवार जी, यंगेस्ट चेयरमैन इंडियन थे शायद पहले, वो आपातकाल में स्टेट बैंक के चेयरमैन थे। वो कहते हैं स्टेट बैंक का मैनुअल वगैरह भी सब कुछ उन्होंने ही तैयार किया था। इस आपातकाल के दौरान उन पर दिल्ली के एक बड़े घराने को उनकी सिक इंडस्ट्री थी, रीफाइनेंस करने के लिए लोन दबाव पड़ा। वित्त मंत्री ने बुलाकर कहा, क्योंकि बड़े वैल्यू और इंटीग्रिटी के आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम उसको री एग्जामिन कराएंगे। जो दिल्ली के हमारे एडवांसेस देखने वाले स्टेट बैंक में लोग हैं वो उसको री एग्जामिन करेंगे। उन्होंने री एग्जामिन कराया। ऑफिसर्स ने आकर कहा कि सर ये वायबल नहीं है, पर उसकी ओनरशिप बदल जाए तो हम उसको रीफाइनेंस कर सकते हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव सरकार को दे दिया, तत्कालीन वित्त मंत्री को दिया। ये सब डॉक्यूमेंटेड है जो मैं कह रहा हूँ। वित्त मंत्री ने कहा नहीं, द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम ऐसी जगह से जो सत्ता में नहीं होते हुए भी सत्ता को सबसे प्रमाणिक ढंग से वही चला रहे हैं। मैं नाम नहीं कहना चाहता क्योंकि किसी व्यक्ति से मेरा कोई आग्रह पूर्वाग्रह नहीं है, मैं व्यवस्था के बारे में सवाल कर रहा हूँ। फिर उन पर बहुत सारा दबाव पड़ा। स्टेट बैंक के चेयरमैन तब हटाए नहीं जा सकते थे, उनको बहुत प्रलोभन दिए गए। लब्बो-लुआब ये हुआ कि उनको एक्ट बदल के हटाना पड़ा, रिजाइन नहीं किया उन्होंने, और मिलने से मना कर दिया कि मैं, जो लोग सत्ता भले एंजॉय करते हों पर वो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, आई वोंट मीट। आप आपातकाल में एक व्यक्ति ऐसा कर सकता है। उनके खिलाफ सीबीआई जांच की शुरुआत की गई। तो एक सिर्फ पत्र ये मिला कि पौंडीचेरी में माँ के आश्रम में उन्होंने कंट्रीब्यूट करने के लिए एक पत्र लिखा था, बैंक के चेयरमैन होते हुए। पता चला कि वो उस वक्त की प्रधानमंत्री के आग्रह पर उन्होंने पत्र लिखा था, तो कोई मामला चल नहीं सका। सिंपली जब ये पद उनका जाता है, वो रिजाइन किया। और इसके बारे में बहुत बढ़िया ढंग से लिखा है मिस्टर एन बागुल ने। एन बागुल हमारे देश के आईसीसीआई से लेकर के और बड़े बैंकर्स में से हुए जिन पर हम फक्र करते हैं, वैल्यू वाले आदमी। उन्होंने बड़े, क्योंकि वो उनके असिस्टेंट होते थे स्टेट बैंक में तब। उस रात का वर्णन, कैसे हुआ है, रिजाइन किया, कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं की। वो पौंडीचेरी चले गए। जनता पार्टी की सरकार आई। ही वॉज ऑफर्ड डिप्टी गवर्नरशिप, नाबार्ड का चेयरमैन, IDBI का वो। मैं उन दिनों जो खबरों को पढ़ा उसके आधार पर कह रहा हूँ। ही डिक्लाइन टू कम। वो वहाँ खेती करते थे, माँ के आश्रम में रहते थे। गीता उनका रोज़ का अध्ययन का वो था। गीता भी क्रांतिकारियों से लेकर के और हमारे ऐसे मूल्यवान लोगों को कैसे मूल्य देती है, वो है रोज़ पढ़ने का उनका वो था। और IIM सुगरम बाकी जाकर के उनका लेक्चर होता था। उनके बारे में बहुत जाना मैं। जब एक बार IIM में मेरी पढ़ने की पत्रकार के रूप में इच्छा हुई, उसी मैनेजमेंट सेंटर ऑफ ह्यूमन वैल्यूज में, उनका लंबा इंटरव्यू है। ऐसे लोग ही भारत को एक नए स्वरूप में, यही हमारी विरासत है, ले जाए। युवा ऐसे लोगों को फॉलो करें, यही मेरा आपके माध्यम से निवेदन होगा। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार आप दोनों का। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।